विक्रम और बेताल की रहस्यमयी यात्रा। अमावस्या की अंधेरी रात थी। चारों ओर घना अंधकार फैला हुआ था। राजा विक्रमादित्य अपने दाहिने हाथ में तलवार लिए बिना रुके श्मशान की ओर बढ़ रहे थे। रास्ते में भयावह सन्नाटा था। कहीं दूर गीदड़ों की डरावनी आवाजें गूंज रही थीं। लेकिन विक्रमादित्य निर्भीक थे, क्योंकि उन्हें हर हाल में बेताल को पकड़कर तांत्रिक के पास ले जाना था। श्मशान में पहुंचते ही उन्होंने पीपल के उस पुराने पेड़ की ओर देखा जहां बेताल उल्टा लटका हुआ था। जैसे ही विक्रमादित्य ने बेताल को उतारकर अपने कंधे पर रखा, बेताल ठहाका मारकर हंसा और बोला, राजन, तुम बहुत जिद्दी हो, लेकिन यह यात्रा इतनी आसान नहीं होगी। समय बिताने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। सुनो ध्यान से, पर याद रखना, यदि तुमने उत्तर दिया तो मैं फिर से उड़ जाऊंगा। विक्रमादित्य मौन रहे और आगे बढ़ने लगे। बेताल ने कहानी शुरू की। रहस्यमयी नगर की अनसुलझी गुत्थी। बहुत समय पहले की बात है। मालवा राज्य के राजा धीरसेन का एक ही पुत्र था, राजकुमार शौर्यसेन। शौर्यसेन साहसी, बुद्धिमान और पराक्रमी था, लेकिन उसमें एक दोष था। वह हमेशा नई चीजों की खोज में लगा रहता और खतरों को अनदेखा कर देता। एक दिन शौर्यसेन को एक रहस्यमयी नगर के बारे में पता चला। कहा जाता था कि वह नगर कभी बहुत समृद्ध था, लेकिन अचानक वहां के लोग गायब हो गए और अब वह नगर वीरान पड़ा था। जो भी वहां गया वह कभी वापस नहीं लौटा। राजा धीरसेन ने उसे चेतावनी दी, उस नगर में मत जाना, वहां मृत्यु के अलावा कुछ नहीं। लेकिन शौर्यसेन को जिज्ञासा थी। उसने निश्चय कर लिया कि वह उस नगर का रहस्य जानकर ही रहेगा। नगर का अजीब माहौल। रात के अंधेरे में शौर्यसेन अपने घोड़े पर सवार होकर उस नगर की ओर निकल पड़ा। जैसे ही उसने नगर में प्रवेश किया, उसे अजीब सन्नाटा महसूस हुआ। कोई हवा नहीं, कोई पशु पक्षी नहीं, बस एक भयानक शांति। नगर के बीचों बीच एक विशाल महल था। वह सीधा उसी ओर बढ़ा। अंदर का दृश्य विचित्र था। हर वस्तु वैसी की वैसी थी, जैसे लोग अचानक कहीं गायब हो गए हों। भोजन थालों में रखा था, दीपक जल रहे थे, पर वहां कोई नहीं था। तभी उसे एक हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो एक सफेद साड़ी पहने युवती खड़ी थी। तुम कौन हो? शौर्यसेन ने पूछा। युवती ने धीरे से कहा, मैं इस नगर की आखिरी जीवित प्राणी हूं, पर यदि तुमने सुबह से पहले इसे नहीं छोड़ा तो तुम भी बाकी लोगों की तरह गायब हो जाओगे। भयानक रहस्य का पर्दाफाश। शौर्यसेन रुका नहीं और बोला, मुझे सच जानना है, यह नगर वीरान क्यों हुआ? युवती ने गहरी सांस ली और कहा, यह सब एक शाप के कारण हुआ। वर्षों पहले यहां एक राक्षस कालकेतु ने राज किया था। उसने एक तांत्रिक से अजेय होने का वरदान प्राप्त किया था, लेकिन एक शर्त थी, वह केवल रात्रि में जीवित रह सकता था। दिन के उजाले में उसकी शक्ति समाप्त हो जाती। राजा और उनकी प्रजा ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने कालकेतु को धोखे से महल के अंदर बुलाया और सुबह होने तक उसे वहीं रोके रखा। जैसे ही सूर्य की पहली किरण पड़ी, वह भस्म हो गया। लेकिन मरते समय उसने इस नगर को शाप दिया, जो भी इस नगर में रात बिताएगा वह उसी प्रकार गायब हो जाएगा जैसे यहां के लोग। शौर्यसेन को पहली बार डर महसूस हुआ, लेकिन उसने साहस करके पूछा, इसका तो कोई उपाय होगा? युवती ने उत्तर दिया, हाँ, एक ही उपाय है। यदि कोई व्यक्ति कालकेतु की राख को इकट्ठा करके गंगा में प्रवाहित कर दे तो यह श्राप समाप्त हो सकता है। शौर्यसेन ने बिना समय गवाए कालकेतु की राख ढूंढनी शुरू की। अंततः उसे एक पुराने कमरे में एक तांत्रिक यंत्र मिला, जिसके पास काले रंग की राख पड़ी थी। उसने उसे एक पात्र में भरा और नगर से बाहर निकल पड़ा। क्या शौर्यसेन सफल हो पाएगा? रास्ते में भयानक आवाजें गूंजने लगीं। हवा तेज हो गई और काले बादल घिर आए। उसे महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोकने का प्रयास कर रही हो, लेकिन वह डटा रहा। गंगा किनारे पहुंचते ही जैसे ही उसने राख जल में प्रवाहित की, अचानक सब शांत हो गया। सूरज की पहली किरण के साथ नगर फिर से जीवंत हो उठा।
लोग लौट आए, महल की घंटियां बजने लगीं और चारों ओर खुशहाली फैल गई। राजा धीरसेन ने जब यह सुना तो उन्होंने गर्व से शौर्यसेन का स्वागत किया। नगर के लोग उसे देवता के समान पूजने लगे। बेताल का प्रश्न। इतना कहकर बेताल रुक गया और फिर बोला, तो बताओ राजन, शौर्यसेन ने यह महान कार्य किया, लेकिन क्या उसका कार्य स्वार्थी था या परोपकारी? यदि वह नगर की भलाई के लिए नहीं गया था, बल्कि अपनी जिज्ञासा शांत करने गया था, तो क्या यह सही कहा जाएगा कि उसने लोगों को बचाने के लिए यह सब किया? राजा विक्रमादित्य कुछ क्षण सोचकर बोले, बेताल, शौर्यसेन का कार्य परोपकारी था, लेकिन प्रेरणा स्वार्थी थी। वह नगर की भलाई के लिए नहीं गया था, बल्कि अपनी जिज्ञासा शांत करने गया था। परंतु जब उसे पता चला कि वह लोगों की मदद कर सकता है, तो उसने निस्वार्थ भाव से कार्य किया। इसलिए यह कार्य जिज्ञासा से शुरू हुआ, लेकिन अंत में परोपकार में बदल गया। बेताल जोर से हंसा और बोला, राजन, तुमने सही उत्तर दिया, परंतु मैंने पहले ही चेतावनी दी थी, अगर तुमने उत्तर दिया तो मैं वापस उड़ जाऊंगा। इतना कहकर बेताल फिर से हवा में विलीन हो गया और विक्रमादित्य को एक बार फिर श्मशान की ओर लौटना पड़ा। अब विक्रमादित्य को फिर से बेताल को पकड़ना होगा, लेकिन क्या तांत्रिक वास्तव में सच्चा था या वह राजा को धोखा देना चाहता था? क्या विक्रमादित्य तांत्रिक के असली इरादों को पहचान पाएंगे? आगे की कहानी जानने के लिए तैयार रहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल स्टोरी गैलेक्सी 7222 को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और रोमांचक कहानियों के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।